अलैक्म। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट्स का जो सेकंड पार्ट था उसको कवर करना है। लास्ट लेक्चर के अंदर हम मोनोसेक्राइड्स को डिस्कस कर चुके हैं और आज के इस लेक्चर के अंदर हमने ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स को डिस्कस करना है। ओलिगोसेक्राइड्स बेसिकली क्या होते हैं? जब 2 से लेके 10 मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से ओलिगोसेक्राइड्स बनते हैं। मतलब जब 2 मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे तो उनके मिलने से डाइसेक्राइड बन जाएगा। जब कोई 3 मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलेंगे तो उनसे जो है वो ट्राइसेक्राइड बन जाएगा। और जब 4 मोनोसेक्राइड मिलते हैं तो उससे टेट्रासेक्राइड्स, और इसी तरीके से ये चेन चलती जाएगी जब तक 10 मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलेंगे। ओलिगोसेक्राइड जो हैं इनका जो टेस्ट है वो लेस स्वीट होता है और ये लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर एज़ कम्पेयर टू मोनोसेक्राइड्स। क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि मोनोसेक्राइड्स क्योंकि सिंपल होते हैं इस वजह से उनका जो टेस्ट है वो ज़्यादा स्वीट होता है और वो पानी के अंदर भी जल्दी हल हो जाते हैं। लेकिन ओलिगोसेक्राइड्स मोनोसेक्राइड्स से थोड़े से कम्प्लेक्स हैं, जिसकी वजह से इनका टेस्ट भी थोड़ा सा कम मीठा है और ये पानी के अंदर भी लेस सोलुबल होते हैं। उसके अलावा ओलिगोसेक्राइड्स के अंदर हमारी बुक के अंदर सिर्फ डाइसेक्राइड्स को डिस्कस किया गया, मतलब कि ऐसे ओलिगोसेक्राइड्स जो 2 मोनोसेक्राइड से मिलके बनते हैं। 3 एग्जाम्पल डिस्कस की गई हैं: माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। माल्टोज जो है इसको फ्रूट शुगर भी कहते हैं क्योंकि फ्रूट्स के अंदर जो मिठास होती है वो बेसिकली माल्टोज की वजह से होती है। सुक्रोज जो हम घरों में चीनी इस्तेमाल करते हैं, या शुगर केन जो गन्ने में से मिठास हमें मिलती है, उसके अंदर सुक्रोज होता है। और जो दूध के अंदर हमें मिठास मिलती है या मीठापन जो होता है उसका, वो लैक्टोज की वजह से होता है। अब ये माल्टोज कब बनता है? क्योंकि ये डाइसेक्राइड है तो इसके अंदर 2 मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलेंगे। तो माल्टोज के अंदर जब 2 ग्लूकोज मिलते हैं तो उसके रिजल्ट में माल्टोज बनता है। इसी तरीके से जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में मिलेंगे तो उसके रिजल्ट में सुक्रोज बन जाएगा। और जब ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलते हैं तो उसके रिजल्ट में लैक्टोज फॉर्मेशन होती है। अब हमने यहाँ पे एक डेफिनेशन डिस्कस करनी है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मतलब कि जो कोवलेंट बॉन्ड 2 मोनोसेक्राइड्स के दरमियान में बनता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी पढ़ा था जब हमने बॉन्ड्स की टाइप पढ़ी थी कि एक CH बॉन्ड होता है, एक CO बॉन्ड होता है जिसको हमने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा था, एक CN बॉन्ड होता है जो कि पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। अब हम ये डायग्राम देखेंगे जिसके अंदर 2 मोनोसेक्राइड्स आपस में मिल रहे हैं और उसके रिजल्ट में एक डाइसेक्राइड बन रहा है। तो हम देखते हैं कि ये जो है मोनोसेक्राइड्स ये कौन कौन से हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट मोनोसेक्राइड है वो ग्लूकोज है और ग्लूकोज की रिंग स्ट्रक्चर शो की गई है। और जो दूसरा मोनोसेक्राइड जो मिल रहा है वो है फ्रुक्टोज, और फ्रुक्टोज की रिंग स्ट्रक्चर मिल रही है। अब देखें कि जब ये दोनों मोनोसेक्राइड्स आपस में मिल रहे हैं तो इनके दरमियान से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। ग्लूकोज की तरफ से OH ग्रुप जो है वो निकल रहा है और फ्रुक्टोज की तरफ से H ग्रुप निकल रहा है। तो जिस तरह ये दोनों आपस में मिलेंगे तो इसमें से वाटर जो है वो बाहर आ जाएगा और इनके दरमियान में एक बॉन्ड बन जाएगा जिसको हम CO बॉन्ड कहते हैं या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बोला जाता है। इसके अलावा इसको 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी कहा जाता है। अब ये 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1 और फ्रुक्टोज की कार्बन नंबर 2, जिस तरह की डायग्राम के अंदर नंबरिंग शो हो रही है, इनके दरमियान 1 और 2 के दरमियान में एक लिंकेज है, एक बॉन्ड है। इस वजह से इसको हम 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात याद रहे कि जब भी आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि डिफाइन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो उसमें आपने जस्ट डेफिनेशन नहीं लिखनी। अगर आपको मुकम्मल मार्क्स चाहिए तो आपको ये स्ट्रक्चर भी ड्रा करने होंगे, और ये जो स्ट्रक्चर है ये डेफिनेटली प्रैक्टिस से आप बेहतर तरीके से इसको अटेम्प्ट कर सकेंगे। नेक्स्ट पे लास्ट पे जो है वो है पॉलीसेक्राइड्स। जैसे कि आपको इसके नाम से शो हो रहा है कि पोली मीन मैनी एंड सेक्राइड्स मीन शुगर्स। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा सब यूनिट्स जो हैं वो आपस में मिलेंगे और एक कम्प्लेक्स, एक लार्ज मैक्रो मालिक्यूल बना देंगे, एक बड़ा स्ट्रक्चर बना देंगे जिसको हम पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं। पॉलीसेक्राइड्स बाकी दोनों टाइप्स की निस्बत से ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है,
क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा सब यूनिट्स जुड़े होते हैं, इस वजह से इसका मालिकुलर वेट भी ज़्यादा है और ये कम्प्लेक्स होने की वजह से स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, मतलब कि बहुत ही बमुश्किल पानी के अंदर जो है ये सॉल्युबल होता है। उसके अलावा ये बिल्कुल टेस्टलेस होता है, जबकि हम पढ़ चुके हैं कि सबसे ज़्यादा जो स्वीट टेस्ट होगा वो मोनोसेक्राइड्स का और उससे थोड़ा सा कम ओलिगोसेक्राइड्स का। तो पॉलीसेक्राइड्स बिल्कुल टेस्टलेस होते हैं। उसके अलावा पॉलीसेक्राइड्स की कुछ एग्जाम्पल मेंशन की गई है और उनमें से 3 की थोड़ी सी डिटेल बताई गई है हमारी बुक के अंदर। तो एग्जाम्पल है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, डेक्सट्रिन्स, एगर, पेक्टिन एंड काइटिन। काइटिन जो है ये इंसेक्ट की जो एक्सोस्केलेटन होता है वहाँ पे पाया जाता है और पेक्टिन जो है ये प्लांट्स के अंदर उनकी सेल वॉल्स के अंदर मौजूद होता है। एगर और डेक्सट्रिन वगैरह जो है ये आपने मेडिसिन वाले कैप्सूल्स देखे होंगे, उनकी कवरिंग बनाने में भी यूज़ होते हैं। उसके अलावा अगर हम स्टार्च की बात करें तो स्टार्च जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज मालिक्यूल से मिल के बनता है। या हम अगर दूसरी तरीके से बात करें कि जब हम स्टार्च को तोड़ते हैं तो उसमें से बहुत से ग्लूकोज सब यूनिट्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। स्टार्च हमें कहाँ पे मिलता है? फ्रूट्स के अंदर मौजूद होता है, ग्रेन्स सीड्स के अंदर मौजूद होता है और आलू के अंदर मतलब ट्यूबर्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च के हवाले से एक बायोकेमिकल टेस्ट है कि स्टार्च का जब हम आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो स्टार्च का कलर जो है वो ब्लू हो जाता है। तो इस तरीके से भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स हैं और उसमें हम आयोडीन मिलाते हैं, तो आयोडीन मिलाने की वजह से अगर उसका कलर ब्लू हो जाएगा तो इसका मतलब है कि उस सॉल्यूशन के अंदर स्टार्च मौजूद है। इसके अलावा स्टार्च की जो है वो 2 टाइप्स होती हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। ये भी शॉर्ट आंसर पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि राइट डाउन द टाइप्स ऑफ स्टार्च। तो आपने दोनों नाम लिखने हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, और उसके बाद अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में फ़र्क बताना है। इनके दरमियान में डिफरेंस क्या है कि अमाइलोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो अनब्रांच्ड होता है, मतलब कि वो लीनियर चेन्स होंगी, जबकि अमाइलोपेक्टिन जो है ये ब्रांच चेन्स होती हैं, ज़्यादा कम्प्लेक्स होती हैं। अब अमाइलोज क्योंकि कम कम्प्लेक्स है या अनब्रांच्ड है तो इसलिए वो सोलूबल हो जाती है, लेकिन कहाँ पे? हॉट वाटर के अंदर। वो कोल्ड वाटर के अंदर सोलूबल नहीं है। जबकि अमाइलोपेक्टिन क्योंकि ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है तो ये ना तो कोल्ड वाटर के अंदर सोलूबल होता है और ना ही हॉट वाटर के अंदर सोलूबल होता है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को दूसरा नाम एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है क्योंकि ये एनिमल की बॉडी के अंदर स्टोर होती है। और ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर होती है? ये लीवर और मसल्स के अंदर स्टोर होती है। और ग्लाइकोजन की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्टार्च से भी ज़्यादा ब्रांच होती है, मतलब अमाइलोपेक्टिन से भी ज़्यादा ब्रांच होती है, जिसकी वजह से ये वाटर के अंदर बिल्कुल इनसॉल्युबल है, ये वाटर के अंदर हल नहीं होती। उसके अलावा अगर हम ग्लाइकोजन को तोड़ते हैं तो ग्लाइकोजन के टूटने से भी ग्लूकोज मालिक्यूल्स मिलते हैं। जिस तरीके से स्टार्च की ब्रेकडाउन की रिजल्ट में हमें ग्लूकोज मालिक्यूल्स मिले थे, इसी तरीके से ग्लाइकोजन की भी जब हाइड्रोलाइसिस की जाती है, जब उसको तोड़ा जाता है, तो इसमें भी हमें ग्लूकोज मालिक्यूल्स मिलते हैं। और ग्लाइकोजन के लिए बायोकेमिकल टेस्ट क्या है? जब हम इसको आयोडीन के साथ मिलाते हैं तो ये रेड कलर देता है, जबकि स्टार्च के मैटर के अंदर हमने पढ़ा था कि जब वो आयोडीन के साथ मिलाई जाती है तो उसके रिजल्ट में ब्लू कलर मिलता है। तो ये दोनों भी एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। लास्ट के ऊपर सेलुलोज की अगर बात करें, जो कि एग्जाम्पल है पॉलीसेक्राइड्स की, और सेलुलोज भी बहुत ज़्यादा ग्लूकोज मालिक्यूल से मिलके बनता है। सेलुलोज के बारे में कहा जाता है कि ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है इन नेचर, के मतलब कि पूरी नेचर के अंदर सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, सबसे ज़्यादा जो पॉलीसेक्राइड पाया जाता है वो सेलुलोज है। अब क्यों सेलुलोज है? क्योंकि सेलुलोज जो है वो प्लांट की सेल वाल्स के अंदर मौजूद है, लकड़ियों के अंदर मौजूद है, ठीक है। और उसके अलावा कॉटन जो है वो प्योर फॉर्म है। अब देखें कि हमारी इस पूरी नेचर के अंदर प्लांट्स की तादाद कितनी ज़्यादा है, तो जितने ज़्यादा प्लांट्स हैं तो उतनी ज़्यादा सेलुलोज होगी। इस वजह से सेलुलोज को मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है। और सेलुलोज किससे मिलकर बना होता है? ग्लूकोज मालिक्यूल से मिलकर बना होता है। सेलुलोज के बारे में अगर हम आयोडीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो इसके रिजल्ट में कोई कलर नहीं आएगा, जबकि स्टार्च के रिजल्ट में क्या हुआ था? ब्लू कलर था। ग्लाइकोजन के रिजल्ट में रेड कलर, और सेलुलोज के रिजल्ट में क्या होगा? नो कलर। उसके अलावा लास्ट पॉइंट सेलुलोज के हवाले से
कि सेलुलोज मैंने बताया कि प्लांट्स के अंदर होता है, ठीक है। जिस तरह हम साग खाते हैं, पालक वगैरह खाते हैं, वो प्लांट है और उनकी सेल वाल के अंदर सेलुलोज होता है। तो आप लोगों ने गौर किया होगा कि जब भी हम साग या पालक वगैरह खाते हैं तो वो ठीक तरीके से डाइजेस्ट नहीं होती हमारे अंदर। वो क्यों डाइजेस्ट नहीं होती? क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक स्पेशल एंजाइम चाहिए जिसे हम कहते हैं सेलुलेज। और ये जो सेलुलेज है ये सिर्फ हर्बीवोर्स जो जानवर हैं जो घास वगैरह खाते हैं, जिस तरह बकरी होगी, गाय होगी, सिर्फ उनके अंदर पाया जाता है सेलुलेज। और उनके अंदर भी कैसे बन रहा होता है? उनके अंदर ख़ास किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ये स्पेशल एंजाइम बना रहे होते हैं सेलुलेज। जबकि हमारी बॉडी के अंदर इस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं है जो कि ये स्पेशल एंजाइम बनाते हैं सेलुलोज। इसलिए जो प्लांट के अंदर या साग के अंदर, पालक के अंदर बाकी जो चीज़ होती है वो तो डाइजेस्ट हो जाती है, लेकिन जो सेलुलोज होती है वो हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फॉर्म में बाहर आ जाती है बाय फीकल मटेरियल, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो सेलुलोज है ये ह्यूमंस के अंदर जो है वो डाइजेस्टेड नहीं होती या डाइजेस्टेबल नहीं है। जबकि जो हर्बीवोर्स हैं, ऐसे जानवर जो घास वगैरह खाते हैं, उनके अंदर ये एंजाइम प्रोड्यूस होता है सेलुलोज। और कौन प्रोड्यूस करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं।